हम कभी कभी कहते हैं कि मैं यदि विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता तो विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए अमुक अमुक कार्य करता, विद्यालय के भौतिक वातावरण को आकर्षक बनाता, फुलवारी की क्यारियां होती, अशोक के सुंदर सजीले पेड़ होते, दीवारों पर आकर्षक शिक्षण सामग्रियों की तस्वीरें लगी होती या तस्वीरें बनाई जाती। जो बच्चे अच्छा करते हैं, जिन शिक्षकों की भागीदारी सर्वोत्तम होती है, उनका उत्साहवर्धन करता। मतलब विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए आप विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को करते हैं। इन्हीं कल्पनाओं को मूर्त रूप देने का एक अवसर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उसके लिए आपको एक योजना निर्माण की बात की गई है। इसी योजना को विद्यालय विकास योजना या स्कूल डेवलपमेंट प्लान कहते हैं। शॉर्ट में इसका नाम SDP है। इस प्रकार स्कूल में प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, भौतिक सुविधाओं जैसे छात्र अनुपात शिक्षक, छात्र अनुपात वर्ग कक्ष, शौचालय, खेल आदि जैसे विभिन्न पहलुओं के लिए योजना बनाई जाती है, जिसे विद्यालय विकास योजना कहते हैं। अब सवाल उठता है कि हम विद्यालय विकास योजना का निर्माण करते क्यों हैं? हम ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? प्रत्येक विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक और नैतिक रूप से मजबूत बने, मतलब सभी तरह के गुण एक एक विद्यार्थी में झलके। इसके लिए सभी तरह के संसाधन जैसे शिक्षक, कर्मचारी, चपरासी, माली जैसे मानवीय संसाधन के साथ साथ बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी, भवन, चारदीवारी, कंप्यूटर, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, शिक्षण सामग्री जैसे भौतिक। अब सवाल उठता है कि विद्यालय विकास योजना निर्माण में किनकी भागीदारी होनी चाहिए? तो यह सर्वविदित है कि विद्यालय के विकास के लिए, प्रबंधन के लिए प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति है, जिसको हम लोग SMC कहते हैं, या हाई स्कूल स्तर पर विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति जिसको SMDC हम लोग कहते हैं, उनकी सक्रियता होगी। उस विद्यालय के शिक्षकों की सक्रियता होगी, विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सक्रियता होगी, साथ ही साथ उस क्षेत्र में रहने वाले जो शिक्षा प्रेमी हैं या NGO के प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, या यदि विधायक विद्यालय विकास योजना निर्माण के जो चरण हैं वह मुख्यतः 6 हैं। कहीं इसको 7 या 8 भी बताया जाता है। पहली बात है कि हम विद्यालय की संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे, समस्याओं का आकलन करेंगे और जिन समस्याओं को हमने चिन्हित किया, चिन्हित समस्याओं का प्राथमिकीकरण करने का काम करेंगे। फिर प्राथमिकीकरण के बाद योजना का निर्माण होगा। योजना बनने के बाद उसको हम लोग क्रियान्वित करेंगे, लागू करेंगे योजना को। और फिर क्या है कि लागू योजना का हम अनुसरण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसके आधार पर फिर से योजना निर्माण करेंगे। मतलब योजना निर्माण से योजना निर्माण। अब बात आती है विद्यालय की संक्षिप्त जानकारी की। विद्यालय की संक्षिप्त जानकारी के तहत विद्यालय का नाम, किस गांव में स्थित है, प्रखंड, जिला के साथ साथ उस विद्यालय का संक्षिप्त इतिहास भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई और विद्यालय की समस्याओं का आकलन। समस्याओं के आकलन के तहत हम लोग नामांकन से संबंधित भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, शैक्षिक गतिविधियों में जो सहायक संसाधन है उनके संबंध में, शैक्षिक गतिविधियों और विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर क्या सुविधा उपलब्ध है और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है और भविष्य में हम उसमें क्या इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये सारी जानकारी यदि हम हासिल करते हैं तो इसी को हम समस्या आकलन कहते हैं। नामांकन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, शैक्षिक गतिविधियों के प्रत्येक बिंदु पर ध्यान देंगे। जैसे विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 6 से 18 आयु वर्ग के
जो बालक और बालिकाएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितने नामांकित हैं, कितने नियमित विद्यालय आते हैं, कितने अनियमित हैं, और विद्यालय आने वाले बच्चों की संख्या। समस्याओं का प्राथमिकीकरण। जितनी भी समस्याएं चिन्हित की गई, उन चिन्हित समस्याओं में से किन समस्याओं को सबसे पहले किया जाना है, उसको कर्म में सजाना। जैसे 50 आ गया, 50 में से कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले किया जाना चाहिए हल, तो इसको कहते हैं समस्याओं का प्राथमिकीकरण। इस तरह से हम प्रत्येक समस्या को कर्म में सजाने का काम करेंगे और इसको सभी सदस्यों के साथ मिलकर के किया जाता है। अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, सारे लोगों से बातचीत करने के बाद, सबों की सहमति होने के बाद, यदि सर्वसम्मति बन पाती है तो सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति यदि नहीं बन पाती है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुमत के आधार। उसके बाद बात आती है कि जिन समस्याओं को हमने चिन्हित किया, उन समस्याओं में से किन समस्याओं के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी और उन सारे संसाधनों को हम कैसे एकत्रित कर सकते हैं, कहां से प्राप्त किया जा सकता है, क्या हमारे यहाँ उपलब्ध है और क्या हम दूसरे से प्राप्त कर सकते हैं या दूसरे के सहयोग से किसी विभाग से मिलेगा, इसको देखेंगे और इसके देखते हुए हम लोग योजना का निर्माण करेंगे। योजना निर्माण जो करेंगे इसके लिए एक फॉर्मेट निर्धारित है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि कुल योजना जो निर्माण करेंगे उसको हम लोग डालते चले जाएंगे। इसकी वर्तमान स्थिति क्या है, इसमें हम भविष्य में क्या करना चाहते हैं और इसके जिम्मेवार पर्सन कौन होंगे, कितनी तिथि तक हम कंप्लीट करेंगे, क्या अनुश्रवण करेंगे, इस तरह से कॉलम बना हुआ रहता है। लेकिन इसको यहां पर आप जो देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस स्क्रीन पर छोटे छोटे हमने बिल्कुल साधारण तरीके से बनाया है। सरकार वाले फॉर्मेट को हमने यहाँ पर नकल करने का काम नहीं किया है, सीधी सी एक सरल सा फॉर्मेट बना करके इसको डाल दिया है ताकि हम लोग अपने स्तर से जो स्थानीय संसाधन है, जो स्थानीय स्तर पर संसाधन उपलब्ध है, जिसमें बहुत अधिक खर्च की संभावना नहीं है और हम बहुत अच्छे ढंग से योजना निर्माण के बाद बात आती है योजना के क्रियान्वयन का। जिस तिथि को हम जिस समस्या का समाधान करना चाहते हैं उसके पहले से तैयारी होगी, जो जिम्मेवार पर्सन है वह कुछ लोगों को लेकर के काम करना प्रारंभ करेंगे, तो इसे हम योजना का क्रियान्वयन कहेंगे। उसके बाद बात आती है अनुश्रवण, मूल्यांकन और फिर से योजना निर्माण का। जिस योजना को लेकर के हम काम कर रहे हैं उस काम में हमें कितनी उपलब्धि मिली और हम क्या सही स्तर से, सही तरीके से, सही ढंग से उस रास्ते में जा रहे हैं जिस चीज को हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, इसका अनुश्रवण, मूल्यांकन हमें समय समय पर करता रहना पड़ेगा और उसके आधार पर जो कमी हो रही है उसके लिए फिर से योजना का निर्माण करना पड़ेगा। ये आम तौर पर हम लोग घर में भी करते हैं। जैसे दीवार दे रहे हैं और दीवार देने में क्या हुआ कि एक मजदूर और एक मिस्त्री रखे हुए हैं, तो मजदूर और मिस्त्री क्या देख रहे हैं कि मिस्त्री और मजदूर एक है, तो यदि एक मजदूर काम कर रहा है तो मिस्त्री कभी बैठ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। 2 मजदूर हम रख लें, 2-3 दिन काम करने के बाद इस तरह से हम लोगों को अनुभव होता है तो हम एक मिस्त्री पर 2 मजदूर रखने का काम करने लगते हैं। तो यही अनुश्रवण और मूल्यांकन है। ये आमतौर पर हम लोग अपनी जिंदगी में करते हैं और ये सारी बातें आती है। इन सारी बातों को कर्म से हम लोग देखें तो सबसे पहले समस्याओं का आकलन हमने किया, फिर उसका प्राथमिकीकरण किया, योजना का निर्माण किया, योजना का क्रियान्वयन किया और क्रियान्वयन के दौरान हमने अनुश्रवण किया, मूल्यांकन किया और छोटी मोटी जो जरूरत थी उसके अकॉर्डिंग हमने उसमें सुधार करने का काम किया, जिसको फिर से योजना निर्माण कहते हैं। तो ये जो आज हमने
है एसडीपी पर आपकी एक साधारण समझ निश्चित रूप से बन गई होगी और आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरा हूं। तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद साथियों।